आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी कंट्री एक कलेक्टिव कंट्री यानी नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे हमें कलेक्टिव बिलोंगिंग के हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इस बात की फीलिंग हमें कैसे आती है। आपको यहाँ ये फीलिंग नहीं आती, यहाँ तो घर में रह करके भी एक दूसरे से अलग अलग रहने की फीलिंग आती है लेकिन वंस यू गो आउट ऑफ द कंट्री तब आपको फीलिंग आती है कि नहीं हम इंडियंस है। वहां अगर कोई इंडिया की बुराई कर देगा देन यू विल फील रियली बैड अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तो खुद ही बुराई करोगे पूरा दिन, इतना खराब कंट्री है, कहाँ रहने आ गए, इससे तो अच्छा विदेश में पैदा हो जाते, अच्छे कॉलेज मिल जाता, पता नहीं कैसे टीचर हैं, पता नहीं कैसे स्कूल है, और लोग तो माय गॉड कैसे हैं पूछो ही मत, इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन जब बाहर जाएंगे देन विल हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे सब मोह माया है, अपनी ही कंट्री सबसे अच्छी है। ठीक है, रास्ते में काम मिल जाता है, किसी को कुछ कह दो तो बुरा नहीं मानता है, और सबसे बड़ी बात आपस में प्रेम है। प्रेम हर कंट्री में होता है, बट हम जहाँ बड़े बड़े हैं, जहाँ हम रहे हैं, जहाँ के कल्चर में हम ऑलरेडी इतने ज्यादा हमारी हम क्या है, यू आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज जो बचपन से आज तक जीते आए हो, तो वो निकाल पाना मुश्किल होता है। तो इसी तरह की जो चीज है वो हमारी कंट्री, क्योंकि उसके पहले किसी के पास ऐसी मेमोरी नहीं थी कि कोई हर 15 अगस्त में झंडा लेकर चलता था, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो वो कोई ना कोई तो एक उनको कॉमन ग्राउंड देना होगा ना। उसके पहले सब प्रिंसली स्टेट में राजे रजवाड़े और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहते थे, तो अंग्रेजी राज का झंडा था। उसके पहले मुगल्स के कंट्रोल में थे। कभी आया ही नहीं ये फीलिंग कि हम आजाद हैं और एक साथ अपने मन से रहना चाहते हैं। हम तो जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रह रहे थे, जिसने भी हमारी कंट्री को जीत लिया उसने हम सबके ऊपर राज कर लिया, है कि नहीं। कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग पहली बार हम देखेंगे। अब देखते हैं भाई कौन है ये, कैन यू रिकॉग्नाइज ये लाल टोपी वाले। बाल गंगाधर तिलक लिखा हुआ है, हाँ ये है बाल तिलक जी। गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़े, इनका भी काफी बड़ा योगदान है नेशनल मैम इन्होंने कांग्रेस को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहलवाने में। ये जो मैम इनके इन्होंने ही कहा था ना कि जो इंडियंस में वाइट वाले लोग हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं, जो असली इंडियंस है वो द्राविडियंस हैं, तो ब्रिटिशर्स को बाहर भेजा उन्होंने। द्राविडियंस का जो थॉट प्रोसेस था उसे लेकर बोला था कि ब्रिटिशर्स को भगाओ। हाँ ये था तो, बट मुझे फूले का ज्यादा याद आ रहा है जिस तरह तुम बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है वो ज्योतिबा फूले ने बोला है, आई डोंट रिकॉल। हाँ मुझे ये जरूर पता है कि ये आर्यन रेस के तो अगेंस्ट थे, उनके प्रिंसिपल के, जो आर्यन रेस का प्रिंसिपल है उनके हिसाब से। तो वैसे तो आर्यन रेस तो जर्मन भी बोलते हैं अपने आप को और हम लोग भी बोलते हैं, तो फिर सब सेंट्रल एशियंस ही हैं यहाँ पर, तो इसीलिए वो नहीं बोला होगा। द्रविडियंस तो अपने आप को एक्चुअल रेस मानते हैं। ठीक है, बट डिटेलिंग के लिए इतना नहीं इन्होंने, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये ज्योतिबा फूले ने अपनी बुक रामगिरी उसमें लिखा है, जो तुम बोल रहे हो बहुत क्लियर। क्योंकि जब ये जस्टिफाई किया जाता है कि हम अपर रेस हैं और जो लोअर क्लास है वो लोअर क्लास है, इन दैट वे जो ज्योतिबा फूले हैं, देन ही सेज इट कि हम लोग तो असली हिंदुस्तानी तो हम ही हैं। क्योंकि अगर तुम आर्यन रेस हो, सुपीरियर रेस हो, ब्राह्मण हो, तो तुम इंडियन हो ही नहीं, बाहर से आए, है कि नहीं। और यही कॉन्सेप्ट इन्होंने भी दिया, किन्होंने दिया, अंबेडकर ने। अंबेडकर ने ये बोला कि ऐसे हिंदू अपर क्लास कोई था नहीं, बहुत पहले आर्यन रेस इंडिया में आई, उन्होंने अटैक किया, जिसको हरा दिया वो दास बन गए, तो उनको शेड्यूल कास्ट बना के अपनी सोसाइटी से बाहर कर दिया। तो जो दलित है वो एक्चुअल इनहेबिटेंट है, जैसे अमेरिका में रेड इंडियन है, करेक्ट, सारे वहां व्हाइट लोग रहते हैं, बट अमेरिका के एक्चुअल लोग तो निग्रोज ही होते थे, ब्राउन स्किन ही होते थे। तो उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, दो लोगों ने बोला है। तिलक तो हमारे को सुपीरियर रेस बचाने वाले ज्यादा लगते हैं। एनीवे बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक तिलकधारी है ये। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में और गणपति पूजा ये सब उन्होंने ही करना शुरू करा है कांग्रेस में। इनका काफी बड़ा योगदान है कांग्रेस को हिंदू पार्टी डिक्लेयर करवाने में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लीडर हैं जो एक टाइम पे कांग्रेस में थे, वो अपर क्लास हैं, तो तिलक उनमें से एक है। तिलक की सबसे अच्छी बात यह है कि ही यूज्ड टू राइट सम जर्नल्स मैगजीन्स वगैरह। और जो सीडिशन आजकल धारा 144 लगती है, बहुतों पे लगी हुई है, सब जेल में बंद है आजकल, तो कॉमेडियंस पे भी लगने लगी है, ये अंदर बंद कर देते हैं।
एक लड़का है मुनव्वर फारूकी, देखा है कभी उसका कॉमेडी एक्ट? उसको जेल में बंद कर दिया था अभी 1 साल पहले। बट ये सेडिशन की धारा 100 144 आजकल केस भी चल रहा है, इसकी जरूरत क्या है? कॉलोनियल टाइम पे अगर कोई बात ना मानी जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ये 144 सेक्शन लगा देती थी। तो ये आज का नहीं है, उन्हीं का बनाया हुआ है। तिलक पर भी लगी थी, उनको जेल भेजा गया था मांडले इसीलिए, बिकॉज यू यूज्ड टू राइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कि ये उल्टा सीधा कर रहे हैं, हमारे को ऐसे लूट रहे हैं, इस तरह की बातें वो लिखते थे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे फीलिंग्स आई। नेशनलिज्म की फीलिंग तब आती है कि जब लोग इस बात पे भरोसा करने लगे कि वो सारे लोग एक सेम नेशन का पार्ट है। When they discover some unity, उनके अंदर किसी तरह की यूनिटी होनी चाहिए जो उन्हें एक साथ बांधती हो। This is the definition of nationalism if you want to write down. तो नेशनलिज्म थोड़ा इसे इजी करके भी लिख सकते हो। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग where people believe that they are part of the same nation. They have unity which bind them together. ये है नेशनलिज्म की डेफिनेशन। लेकिन तो आप पॉइंट एक बार रिपीट कर सकते हो मैं प्लीज? कह रही हूँ कि बस ये begin to believe हटा दो, यहाँ पे सीधा ये लिख दो, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग when people believe that they are all part of the same nation. ठीक है, ये पूरा ही लिख लो, where they discover some unity that binds them together. ये तो नेशनलिज्म की बात है कि नेशनलिज्म इज नथिंग बट अ फीलिंग, अ लव फॉर योर कंट्री, बट हाउ द लव विल कम। सो हम सभी को ही प्यार है अपनी कंट्री से, क्यों? हमारे पास झंडा है अपनी कंट्री का, हमारे पास नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, हमारे पास और क्या है भाई, हमारे पास स्टैचूज हैं, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, वी हैव फ्रीडम फाइटर्स, उनके विजन्स हैं, हमारे पास स्टोरीज हैं अपने स्ट्रगल की जो हम एक साथ आज पढ़ रहे हैं। यही तो नेशनलिज्म है, कुछ है जो हम सबको इकट्ठे बांधे हुए है। व्हाट इज दैट? ठीक है, वैसे तो ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन नेशनलिज्म, क्योंकि ये मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, हमारे लिए नेशनलिज्म सबसे बड़ी फोर्स है, क्योंकि हम सब अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से भी करना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि हम सब एक ही कंट्री में रहते हैं। दैट इज द बेसिस। तो बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी? लेकिन नेशन बनेगा कैसे? इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, कोई भी चीज जिंदगी में कुछ भी करना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रेन में होती है। अगर तुमने दिमाग में ही नहीं सोचा तो वो काम कभी होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी किसी ने फर्स्ट आने का सोचा ही नहीं तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सोचा ही नहीं। तो इसीलिए लोग कहते हैं एम्बिशियस होना चाहिए लाइफ में। क्यों कहते हैं? सोचने के लिए, बिकॉज व्हेन यू थिंक तभी तो करोगे। जब भी आप थिंक करते हो देन आपके दिमाग में एक मेंटल ढांचा, एक प्लान होता है, तब आप ये 50% काम तो ये सोचना, जो आधे लोग यही नहीं कर रहे, 90% लोग 50% काम ही नहीं कर रहे। सोचने के बाद भी बहुत लोग उसमें अमल यानी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो वो फेल हो जाते हैं। सोचते तो हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, बट करते नहीं है। 1% लोग हैं जो करते हैं। अगर नेशनलिज्म की फीलिंग है तो सबसे पहले माइंड में आनी चाहिए, यानी दिमाग को पहले ये लगना चाहिए कि नहीं, हम एक कंट्री का पार्ट है, हम सब एक साथ रहते हैं। ये बात लोगों को समझाई कैसे जाएगी? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट, और स्पेशली तब हमें पता है कि हमारी कंट्री में सब अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ये सारे लोग जो इतने अलग हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे से के साथ इतना कनेक्टेड कैसे फील करेंगे? ठीक है, अपने आप में अजूबा है, लेकिन हमने तो कर दिखाया है। हम तो अपने आप को ही नहीं, पूरी दुनिया को भी यही कहते घूमते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा अपना घर हमारा नहीं है, पूरी दुनिया ही हमारा घर है। इंडिया की फिलॉसफी कुछ अलग ही है, पूरे दुनिया में सबसे न्यारी, सबसे अलग। This sense of collective belonging came partly through the experiences of united struggles. तो ये जो फीलिंग है हमारे अंदर, ये कब आई? ये फीलिंग हमारे अंदर आई जब हमारी पिटाई हुई साथ में, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, तुम भी बहुत खुश हो, तुम्हारा पड़ोसी भी बहुत खुश है, दुनिया और तुम्हारी सोसाइटी में सब लोग बहुत खुश हैं। जनरली तुम लोग लड़ोगे, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। अभी देखो कोरोना का टाइम, कोरोना के टाइम में अगर किसी के पास ऑक्सीजन लेवल की कमी है, वो जिसको फॉरवर्ड कर रहा है वो 10 और लोगों को फॉरवर्ड कर रहा है, अरे कहीं से अरेंज हो जाए, बेचारा बच जाए, है कि नहीं?
नॉर्मल टाइम पे अगर कोई एक टमाटर भी मांग ले तो सामने वाला मुंह बनाता है कि अरे क्या है, ये भी नहीं ला सकते। तो यानी इंसान एक दूसरे से अटैच्ड तभी फील करता है जब उसे साथ में लाठी डंडे पड़ रहे हो या कोई विपत्ति आई हुई हो। नेशनलिज्म के टाइम सेम चीज हो रही थी, बिकॉज हमारा स्ट्रगल ही इतना यूनाइटेड था। अगर अंग्रेजों ने डंडा मारा तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम, उन्होंने ये देखा कि ये यहाँ रहते हैं तो इनको पीटो। पर हिंदू मुस्लिम अगल बगल खड़े हैं और दोनों को डंडा पड़ी हुई है, तो दोनों एक दूसरे को मरहम लगाएंगे, उसने उसे ट्यूब लगाया, उसने उसे ट्यूब लगाया, एंड दैट्स हाउ द बॉन्ड विल डेवलप। इट्स सो लॉजिकल एंड सेंसिबल, सीधी सी बात है। हमने इतना, यही आंसर है इसका। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग विल कम ओनली थ्रू द यूनाइटेड स्ट्रगल। अगर आपने साथ में स्ट्रगल किया है, यूनाइटेड स्ट्रगल, तब ही सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आती है। बट देर आर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे हुई हैं। कैसे? जब हमारे को लाठी पड़ती थी, क्या होता था? हम इमेजिन करते थे कि एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जिसमें लाठियां नहीं पड़ेंगी, ठीक है? तो धीरे धीरे लोगों की इमेजिनेशन में आने लगी, तुम रो मत, हम लोग एक अच्छी कंट्री बनाएंगे, उसमें सबको आजादी देंगे, सब लोग मिलके प्यार से रहेंगे। या फिर अगर किसी को वोट नहीं मिला तो नेहरू जी बोल रहे हैं, परेशान मत होइए भाइयों बहनों, जब हमारी कंट्री बनेगी हम सबको वोट करने का राइट देंगे। तो एक उम्मीद देना, यानी इमेजिन कर लेना एक से अच्छी सिचुएशन को कि ये हमारी कंट्री होगी, एक घर होगा, उसमें हम सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वो है कंट्री। भी वैसा ही प्रोसेस है। हम लोग अपनी हिस्ट्री, फिर ये सब बातें हम कैसे करते थे, तो मान लो ये सब चीजें वैसी हैं जो इसमें बस कहानी समझानी है, कुछ है नहीं उसमें। क्या है, जैसे कि हमारी कंट्री का जो पास्ट रहा होगा, फॉर एग्जांपल अशोका का रेन, चंद्रगुप्त मौर्य का रेन, जो इतने सारे हमारे ऑलरेडी किंग रहे हैं, उनकी सारी हिस्ट्री और को फिक्शन को पढ़ना, उन बुद्धिज्म के बारे में बात करना, जैनिज्म, देखो हमारी कंट्री कितनी महान थी, बुद्धा हमारी कंट्री से, महावीर जैन हमारी कंट्री से, ये अंग्रेज क्या है, क्या हमें समझाएंगे। तो ऐसे फिक्शन और हिस्ट्री के थ्रू अपने आप में प्राइड फील करना, क्योंकि अंग्रेज को हमें ये फील कराते थे कि तुम लोग नाकारे निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, दिखने में भी बुरे, ठीक है, हम लोग ज्यादा बेटर है, सुपीरियर रेस है, सुपीरियर जगह से आए हैं, अच्छी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, हमारे पास इतना दिमाग है, हमने तुम्हें गुलाम बनाया, तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना जवाब देने के लिए। अरे तुम कौन हो, हमने योगा दिया, वो जब जीरो दिया मेरे भारत ने। सुन लो एक बारी गाना, तुम्हें समझ तुरंत ही नेशन से प्यार हो जाएगा। है, दुनिया को तब गिनती आई, ऐसा तो ऐसे ऐसे गाने लोग गाते थे कि हमारी ही तो कंट्री है जिसने, ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल दिया, हमने शून्य दिया, शून्य के बिना क्या है, ठीक है, सब कुछ दिया हमने। इस तरह की बातें करते थे हम लोग, सॉन्ग्स गाने वाने गाते थे, प्रिंट एंड सिंबल्स, ओम स्वास्तिक कुछ छोड़ा नहीं, सब जगह प्रिंट प्रिंट करके आपस में बातें शुरू कर दी। ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ मेकिंग अ नेशनलिज्म। ये सारी चीजों ने नेशनलिज्म बनाने के लिए हमें पार्ट लिया। इसमें एक चीज है जो थोड़ा सा अलग हुई, क्या हुई, वो हमने कहीं ना कहीं कल्चरल प्रोसेस से देखा। यूरोप में जिस भी कंट्री में अगर देखोगे तो, में देखोगे तो फ्रांस में मार्सिलीज है, जर्मनी में जर्मेनिया है, तो वहां पर जितने भी कंट्रीज में स्ट्रगल हुआ, उन्होंने उसे एक फीमेल आइडेंटिटी से रिलेट किया, समझ गए? हम एलिगरी। एलिगरी, तो इंडिया की एलिगरी है भारत माता, ठीक है। एलिगरी मतलब एक इमेजिनरी फिगर। अब इमेजिनरी फिगर अच्छा होना चाहिए, ब्यूटी तो गर्ल्स में ही होती है। कोई आदमी डंडा लेके खड़ा हुआ है तो उसमें इतना लोगों को इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता है। मदर लाइक फीलिंग या फिर नर्चर, केयर, जितने भी इमोटिव चीजें होती हैं वो फेमिनाइन होती है। तो इसीलिए एलिगरी जनरली फीमेल है हर जगह देखा जाए तो, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी फीमेल है या मेल? फीमेल है। बस स्टैचू ऑफ यूनिटी मेरे को अभी तक लगा जो मेल है, उसके अलावा मैं इतनी सारी स्टैचू देखूं मोस्टली फीमेल होती है। तो आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में जनरली सारी चीजों को बाय डिफॉल्ट फीमेल कंसीडर करते हैं। हमारे यहाँ हमारे तरह नहीं, पुल्लिंग पुल्लिंग सब चीज पुल्लिंग है, उनके यहाँ मोस्टली मैक्सिमम चीजें फीमेल ही होती है। मतलब उनका जब भी किसी चीज का जेंडर नहीं समझ पाते तो उसको फीमेल्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्राउन को भी फीमेल लेते हैं, थ्रोन को भी फीमेल लेते हैं, कंट्री को शी कहते हैं वो लोग। इस तरह से उनके यहाँ से ही वो कॉन्सेप्ट हमने लिया। तो आइडेंटिटी ऑफ नेशन, फिर अब नेशन हमने लिया कि हमारी नेशन क्या है हमारे लिए। अब ये कॉन्सेप्ट वो ला पैट्री, अगर याद है 9th में पढ़ा होगा या अभी भी पढ़ा है, तब फादरलैंड और मदरलैंड, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ला पैट्री
है ना, लासेटोइन, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमने वहां से लिया। आइडेंटिटी ऑफ नेशन को सिंबल या किसी फिगर से रिप्रेजेंट करना था कि क्या है हमारी कंट्री, क्या है, बोले हमारी कंट्री हमारे लिए माता है, माँ के बराबर है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज, एक ऐसी इमेज क्रिएट करी, एक ऐसी फिगर से सिंबलाइज किया। तो अब इतना समझने में हिंदी में आसान है, लिखोगे कैसे, कुछ नहीं है। व्हेन यू सिंबल, जब आप किसी फिगर या किसी इमेज को, ये आई डोंट नो क्या बना रही हूँ मैं, लेने रहने ही दो, ये देखो ये है भारत माता, ठीक है। तो जब हम किसी इमेज या किसी फिगर को सिंबलाइज कर देते हैं, क्या सिंबलाइज कर देते हैं कि ये हमारी मदरलैंड है, तो हमारी आइडेंटिटी नेशन की क्रिएट हो जाती है। This helps create an image with the people can identify the nation. It was in the 20th century when the growth of nationalism, धीरे 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 हमने ये देखा, आते आते 20th सेंचुरी यानी 1900 में हमने ये किया, करेक्ट। 1947 में तो आजादी हुए। ये भारत माता वाली जो फिगर है ये हमने 1905 के आसपास बनाई है, रविंद्रनाथ टैगोर की है, बट उसके पहले भी एक दो लोगों ने और बनाई मैम थी। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये इनका रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। This helps create an image with the people of identify the nation. It was in the 20th century. फिर ये सब हुआ कब, तो बोलो हम फिर अब कैसे हुआ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, तो 5 पॉइंट होने चाहिए। सॉन्ग, फोकलोर, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, इनके बारे में बात करना है कि नहीं, अपनी कंट्री का अपनी कंट्री को एक मदरलैंड समझना, उसको एक यूनिटी सिंबल से सिंबलाइज करना, अपने कल्चर में प्राइड करना, ये सारी चीजें हमें यूनाइट करती हैं, और हमने साथ में यूनाइटेड स्ट्रगल भी किया है। तो इस तरह से आया हमारा नेशनलिज्म। फिर क्या हुआ, 20th सेंचुरी में हमने एक इमेज बनाई भारत माता की, ये इमेज बनाई है अभिंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ हम वो टैगोर, 5 पॉइंट्स क्या थे जो आपने अभी अभी बोले? लिखवा रही हूँ। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहले ये जो इमेज थी भारत माता की, वो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने ही, वंदे मातरम जिन्होंने गाया है, उन्हीं ने ही लिखी है, बनाई है ये इमेज, ठीक है। इन द 1870 ही रोट वंदे मातरम, उन्होंने फिर 1870 में एक सॉन्ग भी लिखा था वंदे मातरम, जिसको वो सॉन्ग ऑफ द मदरलैंड बोलते थे। लेटर उन्होंने अपना जो नॉवल लिखा था आनंद मठ, उसमें उसको इंक्लूड भी किया था वंदे मातरम को। और इस सॉन्ग को स्वदेशी मूवमेंट के टाइम बहुत गाया गया बंगाल में। स्वदेशी मूवमेंट 1906 में हुआ था, ये मत सोचना कि बहुत नॉन कॉपरेशन के टाइम का नहीं, पहले हुआ था बंगाल में। उस वक्त भी ये वंदे मातरम बहुत गाया गया था, क्योंकि ये इन्होंने 1870s में ही लिख दिया था। 1906 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, अभी ये सॉन्ग बहुत गाया गया था। उसी वजह से धीरे धीरे अभिनाथ टैगोर ने उसी समय पे फिर एक इमेज पेंटिंग करी, स्वदेशी के ही टाइम पे, मूवमेंट के टाइम पे 1905 में, उसको उन्होंने इमेज ऑफ भारत माता बोला। यानी भारत माता की इमेज दो लोगों ने बनाई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी बनाई है और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बनाई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को सन्यासी के रूप में दिखाया है, ठीक है कि नहीं, एस्थेटिक फिगर है यहाँ पर, ऐसा कि जिनको, जो बहुत प्योर है, क्योंकि सन्यासियों को ऐसे प्योर माना जाता है, काम है, कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में आगे जाते जाते भारत माता में बहुत सारे डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की भारत माता बनाने लगे, ठीक है, और डिफरेंट आर्टिस्ट अलग तरह से भारत माता को पेंट करने लगे। जैसे बहुत जगह भारत माता को ऐसे सरस्वती माँ के जैसा व्हाइट व्हाइट साड़ी में भी दिखाया जाता है, ये बहुत कम जगह भारत माता को ये इस तरह दिखाया जाता है सन्यासी वाले पेज में, ठीक है। बट ये रविंद्रनाथ टैगोर वाली सन्यासी है। डिवोशन टू दिस मदर फिगर सीन एज द एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। और फिर भारत माता की पेंटिंग्स लोग बनाने लगे, फिर बिकने भी लगी, लोग उनको घरों में रखने लगे, तो धीरे धीरे नेशनलिज्म डेवलप हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पॉइंट लिखे उनको एक बार समराइज कर लेते हैं कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन के बाद में नेशनलिज्म कैसे आएगा। नेशनलिज्म कम्स थ्रू यूनाइटेड स्ट्रगल। पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी हम यूनाइटेड स्ट्रगल करते हैं तब आता है नेशनलिज्म, ठीक है। अगला पॉइंट फिर क्या है, अगला पॉइंट है फोकलोर, यानी बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह के ढेर सारे गाने अलग अलग रीजन के। फोक मतलब रीजनल, ठीक है, नेशनल सॉन्ग नहीं है। फोकलोर मतलब इस तरह के गाने लोग गाते थे, ये बंदा बहादुर के सॉन्ग्स और पंजाबियों के अलग चल रहे थे, तो ये सब लोगों को मोटिवेट करने का काम करते थे। फोकलोर फिर क्या है, सॉन्ग्स, ठीक है। और फिर क्या है, हम तो कल्चरल एस्पेक्ट्स बेसिकली, या प्राइड इन कल्चर एंड पास्ट,
है ना। हमारा जो पास्ट है, जो कल्चर रहा है, जो पास्ट है हमारा, उस सबको हम क्या कर रहे थे, री इन्वेंट कर रहे थे, है कि नहीं। हम प्राइड इन अवर कल्चर पास्ट, एक्चुअली भी री इन्वेंट कर रहे थे। हम बुक्स को दोबारा लिख रहे थे, बुक्स को पढ़ा जा रहा था, रिसर्च किया जा रहा था, है कि नहीं, कि वैदिक टाइम्स कितना बड़ा था, कितना बढ़िया था, मुगल्स का एक टाइम कितना बढ़िया था। हम अपने पास्ट पे, अपने कल्चर पे प्राइड करते थे, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग्स तो हो ही गए, और क्या है यहाँ पर, इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की इमेज दो लोगों ने बनाई, दोनों के नाम लिख लो, कौन है। पहले बंकिम तो है चंद्र ये अभिंद्रनाथ टैगोर, चट्टोपाध्याय। उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ ए टैगोर लिख दे रही हूँ जस्ट टू पॉइंट। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी सी चैटर्जी, ठीक है। ये तो 4 पॉइंट हो गए। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट जो हमने, एक और चीज है वो है प्रिंट वगैरह, जैसे एक वो है ना, पेपर्स, पैम्फलेट्स, ये सब भी हम बहुत ज्यादा वो करते थे, सर्कुलेट करते थे, है कि नहीं। न्यूज़पेपर्स निकालते थे, पैम्फलेट, जैसे कि यंग इंडिया हो गया, और ये अभिनव भारत, इस तरह की जो हम बुक्स थे ये सब भी निकालते थे, लोग इनको पढ़ते थे, और पढ़ करके वो फिर एक सान्याल ने बुक लिखी थी बंदी जीवन, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। जैसे तिलक की बुक का नाम तिलक के न्यूज़पेपर का नाम था शायद मराठा केसरी, है कि नहीं। तो तिलक भी प्रिंट करते थे अपनी मैगजीन, उसका नाम था मराठा केसरी। ये सब लोग पढ़ते थे, और पढ़ करके भी नेशनलिज्म आता था, तो ये भी लिख लो, ठीक है। आई मैम, थिंक हाँ, जो भारत माता की इमेज है वो सबसे पहले अभिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी या बंकिम नहीं नहीं बेटा, चंद्र ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? चैटर्जी ने बनाई थी। एक इंडिगो रिवोल्ट सुना है, आफ्टर इंडिगो रिवोल्ट 1870s में हुआ था वो, नील दर्पण बुक लिखी थी, उसके टाइम पर आनंद मठ में ये सॉन्ग लिखा गया था, वंदे मातरम, उसके बाद का टाइम है। तो एक तरह से ये 1870s का टाइम है, समझ गए। 1857 में हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है, झांसी रानी वाला। उसके बाद 10 साल के बाद, 10 साल 20 साल के बाद ये लिखा है। ये 1800 में ही बना दिया था उन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। जो नई वाली इमेज है सन्यासी वाली, वो अभिनव टैगोर ने स्वदेशी के टाइम बनाई है, 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट। फिर उसके 15 साल बाद जाकर के हुआ है नॉन कॉपरेशन 1920 में, उसके फिर 10 साल के बाद हुआ है सिविल डिसोबीडियंस 1930 में, और उसके 17 साल के बाद आजादी मिली है 1947 में। समझ गए टाइमलाइन, बहुत पुरानी बात है। तो नेशनलिज्म एक टाइम पे थोड़ी ना आता है, 100 साल लग जाते हैं नेशनलिज्म लाने में, हमें तो टेक्निकली 100 इयर्स ही लग गए। 1857 से चलते चलते 1947 में आजादी मिली, 90 इयर्स तो सीधे सीधे। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड थ्रू द मूवमेंट्स रिवाइव इंडियन फोकलोर, फोक टेल लोग गाने लगे, विलेज पे टूरिंग करने लगे, फोक सॉन्ग्स, लेजेंड, स्टोरीज, टेल्स। तो सॉन्ग के साथ ये फोक टेल्स भी लिख लो यहाँ पे, ये टेल्स यानी कहानी वानी भी बोलते थे। फिर पिक्चर कल्चर, सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट लिख दिया है, प्राइड इन अवर कल्चर और पास्ट। जैसे अंग्रेज हमें बोलते थे कि तुम लोग तो क्या ही हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तो हम लोग ऐसा नहीं है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। सेंस ऑफ प्राइड वंस पास्ट। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारे बैलेड्स, नर्सरी के राइम्स लिखी, मिथ्स लिखे, ये सब। आई थिंक वो राइटर थे, तो ये सब राइटिंग के लिए यूज किया जाता है, ये वर्ड्स वगैरह। और फिर मूवमेंट ऑफ फोक, इतना आई थिंक 6-7 हो गए, बहुत बहुत पॉइंट है ना ये तो। अरे लिख लिया, यस मैम। यस मैम। कोई है जिसने नहीं लिखा। मैम, ये जो जवाहरलाल नेहरू हाँ जी मैंने फोटो है, ये हम्म, प्रिंटेड, आई मीन एक फोटो लेकर प्रिंट करी गई है, ये किसी की पेंटिंग है? नहीं नहीं, ये भारत माता है भाई, जवाहरलाल नेहरू ने लिया हुआ है। अभी जब ऐसे पेंटर्स अच्छी अच्छी पेंटिंग पेंट करते थे, तो कांग्रेस भी तो मूव हो जाती थी ना। ये जवाहरलाल नेहरू ने ये भारत माता, ये रविंद्रनाथ टैगोर वाली ले रखी है।
पेंटेड है। मैम मैं जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो की बात कर रही हूँ। ये है ना फोटो, ये जो, अच्छा अच्छा, ये तो उस टाइम की पेंटिंग है। कहाँ कहाँ कैमरा था बेटा, ठीक है। नेहरू is shown holding an image of भारत माता and a map of India close to his heart, a popular छोड़ो ये सब, ठीक है। कुल मिलाकर के भारत माता की जब इमेज आ गई थी तो भारत माता की इमेज को कांग्रेस वाले हर जगह सर्कुलेट करने लगे, लोगों को ये रियलाइज कराने के लिए कि हम जहाँ पे जिसे हम आजाद कराना चाह रहे हैं वो हमारी मदरलैंड है। यूनाइटेड स्ट्रगल के थ्रू आता है नेशनलिज्म, फोकलोर सॉन्ग्स और टेल्स के थ्रू आता है। जब हम अपने नेशनलिज्म में हमें गर्व होता है अपने कल्चर पर, अपने पास्ट पर। इमेज ऑफ भारत माता बनाई गई है, अभिनाथ टैगोर ने बनाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई। चाहो तो इसमें ईयर भी सामने लिख लो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में बनाई, अभिनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई। फिर स्वदेशी के मतलब पेपर है, पैम्फलेट, ये सब सर्कुलेट होते थे, है कि नहीं, तो सर्कुलेट लिख लो। कॉमन सेंस वाले टर्म खुद ऐड कर लेना। मैम तिलक के सामने क्या लिखा है? कहाँ पर? हम नीचे, ये पेपर है, पैम्फलेट है, पैम्फलेट समझते मैम हो? उसके नीचे और उसके नीचे, यंग इंडिया, अभिनव भारत, मैम ये उसके नीचे। तिलक, तिलक के दो पेपर हैं, एक है मराठा, दूसरा है केसरी। केसरी पे तो ओके मैम। केसरी तो मूवी मूवी का जो नाम है ना वही नाम है, सेम चीज पे नहीं बनी है लेकिन नाम सेम है। फिर है मराठा। ओके मैम। तो ये तिलक के बुक लिखी है मैंने, ये दिखाने के लिए कि हम लोग किस तरह से नेशनलिज्म जगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा फेस्टिवल्स वगैरह भी है, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, तिलक वो भी ऑर्गेनाइज करवाते थे ताकि लोगों के अंदर ये फीलिंग बनी रहे, ठीक है। आई थिंक ये देखो आ ही गया यहाँ पे। In Madras, Natesha Sastry published a massive 4 volume of Tamil folk tales. अभी ये बता रहे हैं कि सब जगह तमिल folk जैसे folk tales लोग सुनाते थे ना, तो उसी तरह तमिलनाडु में भी कोई folk tales बना रहा था, उसका नाम है folklore of southern India। तो he believed that folklore was a national literature। उनको ऐसा लगता था कि folk tales को तो national literature के जैसा है, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। The national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols। जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो धीरे धीरे इन आइकन और सिंबल्स का और यूज करने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इससे लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो यूनिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, ठीक है। तो वो ये चाहते थे कि इन सबसे जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो इंस्पायर, यानी इनके अंदर इनकलकेट भर दें हम लोग नेशनलिज्म की फीलिंग। तो स्वदेशी के टाइम पे ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन एंड येलो, वो भी डिजाइन किया गया, ठीक है। अगला नेशनलिज्म के लिए अगला पॉइंट क्या होगा? ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, स्वदेशी के टाइम पे है ना। ड्यूरिंग स्वदेशी ट्राई कलर फ्लैग, यानी जो आज का हमारा फ्लैग है सेम फ्लैग नहीं था, समझ गए। ऐसा नहीं कोई सोचेगा कि स्वदेशी के टाइम पे हमारा वाला फ्लैग था, डिजाइन बाद में चेंज हुआ है, बट फ्लैग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 1905 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। उस समय का जो फ्लैग था उसमें रेड ग्रीन और येलो ये 3 कलर थे, ठीक है। उसके बाद इसमें 8 लोटस थे, ठीक है, बस इतना ही है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बाय 1921 गांधी हैड डिजाइन स्वराज फ्लैग। फिर 1921 में गांधी ने स्वराज फ्लैग बनाया। ये सब ओवरऑल दिखा रहे हैं कि थ्रू द पीरियड कितनी कोशिश की हमने लोगों के अंदर नेशनलिज्म को लाने की। गांधी जी ने जो, ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में कि स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया, ये गांधी जी ने। 91 कौन सा टाइम है, देखो और बताओ। मैम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अरे नॉन कॉपरेशन है, नॉन कॉपरेशन के टाइम पे गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर, उसमें रेड ग्रीन और व्हाइट थे जो आज के हमारे फ्लैग में है, रेड ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। और उसमें स्पिनिंग व्हील था सेंटर में, कौन सा व्हील? चरखा। आज क्या है? चरखा है, मैम अशोका चक्र। आज है अशोक चक्र, ठीक है। उसमें 24 तीली होती हैं। तो ये गांधी जी का चरखा था वो स्वराज वाले फ्लैग में, कलर सेम था, बीच में चरखा भी था, बट वो स्पिनिंग व्हील था, ठीक है, क्योंकि वो खादी को बहुत प्रमोट करते थे। तो इस समय गांधी का जो आइडिया था सेल्फ हेल्प का वो उसको दिखाते थे। तो ये सब दिखाया जा रहा है कि लोगों को नेशनलिज्म के लिए कितने पापड़ बेले गए। फिर क्या हुआ, कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम द सिंबल ऑफ डिफायंस। फिर लोग ना जब अंग्रेजों को ऐसे
परेशान करना चाहते थे या उनकी बातों को नकारना चाहते थे, तो वो वही वाला स्वराज वाला फ्लैग लेकर के सड़कों पर उतर जाते थे, समझ गए? Another means of creating a feeling of nationalism was through the reinterpretation of history. तो अगला क्या है, हिस्ट्री को फिर से रीइंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि अंग्रेज आते थे तो वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग थे, हमारी बुक्स को पढ़ पढ़ के वो बोलते थे कि ये मनुस्मृति तो फालतू लिखी गई है, इसका तो कोई मतलब भी नहीं है, कितना सेंसलेस है सब कुछ, उनके पास में जो बुक वगैरह लिखी है वो सब अच्छी नहीं है, इस तरह की वो बातें करते थे। हम उनसे क्या बोलते थे, हम उनसे बोलते थे ऐसी बात नहीं है, हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है, हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। तो इसको बोलते हैं री इंटरप्रिटेशन, कि दोबारा से अपने शास्त्रों को पढ़ा गया, जो आजकल भी लोग कर रहे हैं, भगवान राम ऐसा कह गए थे वैसा। तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी एक बहुत तरीका है जिससे हम अपनी कल्चर पर गर्व करते हैं। हिस्ट्री को दोबारा से पढ़ो, ये देखो, फिर लोगों ने बोला कि नहीं, अंग्रेज बोल रहे हैं कि तुम लोगों के पास था ही क्या, ना रेलवे थी, ना सड़क थी, हमने दिया सब तुम लोगों को ला करके। वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, समझ गए? रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि खुद हमने जो अपने अचीवमेंट्स हैं, अपनी बुक्स वगैरह हैं, उनको दोबारा पढ़ा, पुराने अपने लिटरेचर को पढ़ा, और ये सब हमने बोला कि नहीं, हम खुद ही इतने ज्यादा रिच रहे, हमारा कल्चर बहुत रिच रहा है, ठीक है? मैम ये सच है क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी ओरिजिनल वेदास एंड जो ओरिजिनल ऐसी अर्लियर टाइम्स की बुक्स थी उन्हें ले गए? ये सच है भी और नहीं भी है। मोस्टली ये कहते हैं, आधे लोग कहते हैं ले गए, आधे लोग कहते हैं दे बर्न्ड इट टू एश, सो दैट इट टेक्निकली ट्राई टू डिस्ट्रॉय आवर एंटायर, मतलब जितना हमारा था वो सब तबाह करके ये उन्होंने नहीं किया, ये बख्तियार खिलजी ने किया है। लुक, एक मिसकंसेप्शन है ऑल्दो, बट बुरा गलत भी नहीं है। एक्चुअली इंडियंस में मैन्युस्क्रिप्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉस्ट थी, ठीक है? सो अंग्रेजों के अंदर एक अच्छी या बुरी आदत जो भी कहो, बिकॉज हरप्पा हैज बीन डिस्कवर्ड बाय देम ओनली 1921 में हरप्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर किया। एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने ही हमें करके दिया है, आर्काइव्स उन्होंने बनाए थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह सब उन्होंने ही रीइंटरप्रेट किया था। गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया था। तो बेसिकली दे वर ट्राइंग, अंग्रेजों में एक ग्रुप था उसका नाम था ओरिएंटलिस्ट। सो ओरिएंटलिस्ट जो ग्रुप है वो दूसरों के कल्चर को स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो उन्होंने इंडिया के सारे जो पुरानी जितनी बुक्स थी जो संस्कृत में अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी, दे रीइंटरप्रेटेड ऑल ऑफ देम, समझ गए? तो जिनको, और उसके लिए वो सिंस उन्होंने जैसे अंग्रेजों ने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया जो आज भी हमारी बॉडी है, तो ऐसे ही मतलब कहने के लिए तो वो ले गए, बट इन अ वे मे बी दे टुक इट फॉर स्टडिंग, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाद में उनसे वापस ली, आजाद होने के बाद। आप ले गए थे, लौटा दीजिए, और उन्होंने लौटाई भी। तो उन्होंने अपने आप को सुपीरियर माना, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उन्होंने बहुत कुछ हमें ना चाहते हुए दिया भी है, समझ गए? जैसे अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनता नहीं तो कभी हड़प्पा डिस्कवर ही नहीं होता, पता नहीं कब डिस्कवर होता। और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय तो नहीं, लेकिन मैनिपुलेट हो सकती है, बिकॉज संस्कृत इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकती ना, पॉइंट ये है। संस्कृत में किस एक टर्म का 50 मतलब है, इंग्लिश में उसका अलग मतलब है, तो ट्रांसलेटर ने गलत ट्रांसलेट कर दिया, ये भी हो सकता है। तो जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें खतरा रहता है मैनिपुलेट होने का। बहुत सारे वेदास और बहुत सारे टेक्स्ट हैं वो अपने साथ भी ले गए, ये बात भी सही है कि जो भी उन्हें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट लगता है वो तो सांची का स्तूपा तक ले जा रहे थे। वो तो कहो वो उस वक्त सैफ अली खान की पर नानी ही उन्होंने बचा लिया, वरना भोपाल में होता भी नहीं आज। तो ऐसा वो देवर बताया ना, देवर अलॉट, देवर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू द कि सब कुछ अच्छा हमारे पास ही होना चाहिए, तो कुछ अगर बढ़िया उनको लगा तो दे टुक इट, ठीक है? और इसके पहले भी इंडिया में जो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और बहुत कुछ भास्कराचार्य है, और मतलब मैथ्स की भी बहुत अच्छी चीजें थी, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। सो हैड अ मतलब बहुत दूर, उस वक्त वर्ल्ड में अकेली यूनिवर्सिटी थी जिस वक्त नालंदा चलती थी, नालंदा फिर उसके बाद विक्रमशिला। तो उतनी बड़ी जैसे आजकल हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड है ना, वो उस समय का हार्वर्ड थी, समझो नालंदा बिहार में थी। उस वक्त 1190, वो मुगल्स के पहले की बात है, बट 1191 में बख्तियार खिलजी ने वो डिस्ट्रॉय कर दी।
सब कुछ तोड़ दिया उसने नालंदा में, और नालंदा का जितना भी लिटरेचर था ऐसा कहा जाता है कि वो सब उसने बर्बाद कर दिया। बहुत मुश्किल से अरब्स के थ्रू वो बचाया गया, उसका बहुत सारा ट्रांसलेशन उर्दू में कर दिया गया, और फिर उर्दू से, क्योंकि उर्दू टर्की के वाले पर्शिया वाले रीजन में गया, और उर्दू से वो चीज पहुंच गई ग्रीस, और आगे जाकर के वो चीज ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिस बनी, समझ गए। यानी वो बुक ओरिजिनली यहाँ से गई, बट वो साइंटिफिक इन्वेंशन बाद में यूरोप में पहले हो गए, क्योंकि वो बुक्स वहां पहुंच गई, समझ गए। और हमने जो इतना कुछ लिखा, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, एवरीथिंग वी हैड रिटन, वो हमें कुछ नहीं मिला उसका फायदा, बिकॉज वो सारी बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट सब हमारे ऑलरेडी बर्बाद हो गए थे, क्योंकि वो बख्तियार खिलजी और उसके साथ के लोग या तो डिस्ट्रॉय कर गए या चोरी करके ले गए यहाँ से। मैम ठीक ये है, कौन थे जिनकी आप बात कर रहे हो? अलाउद्दीन खिलजी सुना है? फोर फादर है अलाउद्दीन खिलजी के, बख्तियार खिलजी, उनकी फैमिली से है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज अ थ्रू द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि अंग्रेज क्या कहते थे, वो ये बोलते थे ब्रिटिश और इंडियंस एज अ बैकवर्ड, कि तुम लोग बैकवर्ड हो, प्रिमिटिव, यानी पुराने जमाने के हो, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, और तुम लोगों के अंदर इतनी तमीज भी नहीं कि तुम लोग खुद को गवर्न कर सको। रिस्पॉन्स में हमें तो कुछ कहना था, अगर वो ऐसी बातें बोलेंगे तो वी हैव टू गिव देम राइट आंसर ना, कि हम क्यों आजादी चाहिए। तो इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन्स लुकिंग इनटू द पास्ट, तो अंग्रेजों, इंडियंस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कहीं ये सही तो नहीं कह रहे, हम जमाने से गुलाम है, इनसे पहले अंग्रेजों के थे, उनसे पहले हम मतलब मुगल्स के थे। नहीं, इसके अंग्रेजों से पहले मुगल्स के थे, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत के गुलाम थे। मुगल्स और दिल्ली सल्तनत अलग अलग लोग हैं, खिलजी तुगलक ये अलग लोग हैं, और मुगल्स बाबर अकबर ये अलग लोग हैं, और उनके पहले भी हम गुलाम थे, समझ गए। हम कब से गुलाम ही चलते चले आ रहे हैं, तो उनको इसीलिए इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट, वो वापस पास्ट में जाते, इंडिया के ग्रेट जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं उनको वो मतलब उनके सामने रखते, उनको वो पब्लिश करते ऐसे आइटम्स को प्रेस में, मीडिया में, सो दैट लोगों को ये ना लगे कि हम बने ही हैं गुलाम होने के लिए। एक तरह से हिस्ट्री को वापस से उनके सामने लेके आए कि नहीं देखो, हमने इकोनॉमिक्स पे इतना कुछ किया है, मेटलर्जी में किया है, केमिस्ट्री में किया है, मैथ्स में किया है, आप कैसे कह रहे हैं कि हम खुद को गवर्न नहीं कर सकते। तो दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट टाइम्स, वहां के आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, जो टर्म समझ में आ जाए सब इसमें लिख दो। तो पुराने टाइम में जो इतना भी चीजें फ्लरिश, जितनी भी चीजें डेवलप हुई, हम उन सब के बारे में पेपरों में छापते थे, सो दैट दे गेट टू नो, हमें आता है, क्योंकि अंग्रेज पढ़ते थे अंग्रेजी अखबार, हम छापते भी इंग्लिश में थे, सो दैट दे रीड इट एंड दे गेट टू नो कि हम उन्हें जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरह इंडिया के जितने ग्रेट अचीवमेंट हुए हैं, these efforts to unify people were not without problems। तो ये सब करके हम लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हम सब एक कंट्री का पार्ट हैं, लेट अस यूनाइट टुगेदर, और ये हमें गुलाम नहीं रहना चाहिए, वी शुड जस्ट थ्रो देम आउट। ठीक है, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था बताओ? क्योंकि अंग्रेज करने नहीं देते थे, सेडिशन था उनके पास 144 ऐसे एक्ट था जिसके जरिए अगर कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें ऑथेंटिक नहीं लगती थी, वो प्रेस जब्त कर देते थे, जुर्माना लगा देते थे, लोगों को जेल भेज देते थे। गांधी जी और तिलक को भी जेल इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को। तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, रिस्क भी था कि वो तुम्हें जेल कर देंगे, इसीलिए लोग और कोशिश करते थे, और इसीलिए स्ट्रगल है शायद ये, वरना अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती तो बात ही क्या थी। The growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups, classes of Indians। और धीरे धीरे ये सारी चीजें और लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा, क्योंकि अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी दे वर वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, हमारे में और दूसरे में एकदम भेदभाव करना, अपने अलग रेस्टोरेंट में बैठना, अलग टेबल में बैठना, मतलब साथ में हमारे खाना नहीं खाना, हम उनके कपड़ों की दुकान भी अलग होते थे, पार्क भी अलग होते थे, होटल्स भी अलग होते थे, और बताओ शहरों में इलाके ही अलग होते थे। दिल्ली में अगर वो रह रहे हैं तो कनॉट प्लेस में वो रह रहे होंगे, और वहीं पुरानी दिल्ली में हिंदू रह रहे होंगे, गांधी चौक वाला एरिया। तो ये सब चीजें करते थे, एक्सक्लूसिव उनकी पॉलिसी थी कि उसको देख करके लोगों को गुस्सा आ जाती थी कि हम जानवर तो है नहीं। कॉलोनियल गवर्नमेंट की ये सारी चीजें, और ऊपर से ये सारी चीजें जब लोग कर रहे थे कि भारत माता की फोटो और ये सब बनाया, सॉन्ग गाए, या फिर एक और पैम्फलेट ये सब छपवाया, हिस्ट्रीज के बारे में लोगों ने निकाला, तो पढ़ी लिखी जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थी कंट्री में, जो पढ़े लिखे लोग थे,
वो अवेयर होने लगे और धीरे धीरे वो और लोगों को अवेयर करने लगे, और ऐसे करते करते 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक आते आते एक कॉमन स्ट्रगल के फॉर्म में उभर के आया इंडिया, जिसको हम 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह से ये पूरा बैकग्राउंड है कि ये सब कैसे हुआ। फिर कांग्रेस फिर गांधी जी ने भी सेम टेक्निक अपनाई। उन्होंने नरसिंह मेहता का एक कोट ले लिया, वैष्णव जन तेने ही कहिए पीर पराई जाने जो, यानी जो किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम समझ सकता है वो ही सही में वैष्णव, यानी वैष्णव अच्छा इंसान, विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं, कहलाने लायक है। तो इस तरह की चीजें। फिर गांधी जी ने चरखे के बारे में बात करना शुरू करा, फिर उन्होंने मतलब भगवत गीता का बारे में बात करना शुरू करा। तो धीरे धीरे उन्होंने भी इंडियंस को ये यकीन दिला दिया कि हमारे रिलीजन, हमारी जो क्वालिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं और हम डिजर्व करते हैं अपनी कंट्री में रहना। So Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people grievances into organized movement. फिर कांग्रेस ने उसी सब इमोशनल, हमारे जितना भी इमोशनल हमारे अंदर इमोशंस भर गए थे, उसका फायदा क्या उस मौके का उन्होंने सही यूज किया और हमें एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट की तरफ उन्होंने ढकेला कि जाओ आजादी ले लो। थ्रू सच मूवमेंट नेशनलिस्ट ने हमारे अंदर नेशनल मूवमेंट करने गए तो फिर पिटाई हुई, तो फिर नेशनल यूनिटी आई हमारे अंदर। We have seen that the diverse group classes participated in these movement, और फिर धीरे धीरे अलग अलग क्लास कास्ट के लोग आए, साथ में स्ट्रगल किया और फिर हम एक कंट्री बन गए। किसको समझ आ गया? आ गया। ओके। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है इंडिया को यूनाइट करने में, ये बात सही है। डिसरिगार्डिंग द फैक्ट कि कांग्रेस को कोई पसंद करे या ना पसंद करे, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन। कांग्रेस में अलग टाइम पे अलग अलग लोग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ही एक वो ऐसी एंटिटी है जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमें कंट्री में कन्वर्ट करने में, क्योंकि कांग्रेस ने किसी ग्रुप को नहीं छोड़ा, हर ग्रुप के पास कांग्रेस गई। कांग्रेस नहीं होती थी तो 10-15 कंट्री भी बन सकते थे, जहां पर आज हम एक कंट्री है और तुम लोग किसी और कंट्री के सिटीजन भी हो सकते थे जो सब इंडियन होके मेरे से पढ़ रहे हो। फिर लास्ट में हमने किया है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुआ है, आखिरी मूवमेंट था। गांधी जी ने इसमें नारा दिया है करो या मरो, यानी कुछ भी करो इन्हें भगाओ। इसके बारे में इतना पढ़ना नहीं आएगा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे थोड़ा डिस्कशन कर लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? कैन somebody? अरे बताओ भाई, सब पढ़ा दिया। मैं बताऊं? हाँ बताओ। हम सत्याग्रह गांधी जी की पॉलिसी थी, मैंने नहीं सुनी था। Satyagraha was the idea made by Gandhiji, which told that if your motive was right and the struggle was true, then the merit would be at your end. ओके, देखो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, सत्याग्रह का लिटरल मतलब क्या होता है? सत्य यानी ट्रुथ। आग्रह मतलब इंसिस्ट। सत्याग्रह इन अ लिटरल सेंस इज इंसिस्ट ऑन ट्रुथ, सच के लिए लड़ना। ठीक है, अगर तुम्हें इंसिस्ट याद नहीं रहता है तो ये बोल सकते हो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इज वन ऑफ द पॉलिटिकल टूल, या इज द आइडिया ऑफ गांधी। पॉलिटिकल टूल भी अगर याद न रहे तो नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, ये भी लिख सकते हो कि सत्याग्रह मास एजिटेशन का नहीं है, सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन वाज कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, नोवेल मेथड ऑफ मास, नहीं गलत है। सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ गांधीयन स्टाइल का मेथड है, या सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ गांधी। ठीक है, इस चीज के लिए है, इट इज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए मेथड है। सत्य क्या है? सत्याग्रह का लिटरली मतलब है टू फाइट फॉर ट्रूथ। इतना तो कर ही लोगे। यस मैम। क्योंकि वो
अच्छा हाँ, क्वेश्चन भी तो रखा है। सत्याग्रह का मतलब है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह इज टू फाइट फॉर ट्रूथ, ठीक है। फिर आगे लिखो, अ ट्रू सत्याग्रही वुड डाई फॉर ट्रूथ। सही बात है कि नहीं? गांधी जी के हिसाब से एक सच्चा सत्याग्रही वो होगा जो सच के लिए जान भी दे देगा। ट्रू सत्याग्रही वुड डाई फॉर ट्रूथ, ठीक है। ट्रू सत्याग्रही इज नॉट वायलेंट, ठीक है। आगे बट लगा के जोड़ दो, बट ही विल नॉट डू वायलेंस। गांधी जी का Gandhiji thought आइडिया that ऑफ जो Gandhiji thought that समझ पहले लिया, वो एक एक बोलो। करके बोलो। हाँ बोलो प्रत्युष। so, Gandhiji thought that a true satyagrahi could fight for the truth no matter what and could achieve it without violence. करेक्ट करेक्ट। तो सत्याग्रह का मतलब सिंपली ये है, पहली बात तो ये लिखना है दैट सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ गांधी। सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल ऑफ गांधी, ठीक है। सत्याग्रह इन अ लिटरल सेंस यानी एक्चुअल मतलब इसका ये है टू फाइट फॉर ट्रूथ, यानी सच के लिए लड़ना। अ ट्रू सत्याग्रही वुड डाई फॉर ट्रूथ। एक सच्चा सत्याग्रही वो होगा जो सच के लिए जान भी दे देगा लेकिन वायलेंस नहीं करेगा। सत्याग्रह इज नथिंग बट, और एक और बड़ी बड़ी बातें करो इसमें, सत्याग्रह इज नॉट अ मेथड ऑफ वीक, सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग। क्या सत्याग्रह किसी वीक इंसान का मेथड है? अगर वो वायलेंस नहीं कर रहा तो क्या वो कमजोर है? आगे लिखो, सत्याग्रह इज नॉट अ मेथड ऑफ वीक, इट इज अ मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है ये, इट इज अ मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग। मैम मैम मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो नोट्स में एग्जैक्टली इसी तरह से पैराग्राफ में लिख रखा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है, क्योंकि सत्याग्रह का यही मतलब है, ठीक है। आगे और जिसको लिखना है, सत्याग्रह के पास सोल फोर्स होती है, ट्रू सोल की। उसके सोल में, उसका सोल इतना स्ट्रांग है कि आप उसे तोड़ नहीं सकते, मार सकते हो, लेकिन वो मरेगा नहीं क्योंकि वो अमर हो जाएगा, ठीक है। सत्याग्रह छोटी मोटी चीज तोड़ना है। बुक लिखी हुई है सत्याग्रह के ऊपर गांधी जी की, ठीक है। राइट अ न्यूज रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर। बेटा मैम एक चीज पूछनी, अगर ये पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो कहीं से भी शुरू कर दो, साउथ अफ्रीका में पहली बार किया था। उसमें नहीं फिर एक बुक से आंसर निकाल तो वो पूछना है कि सही होगा कि नहीं। व्हाट डू यू नो अबाउट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बताओ। एक नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन वाज कॉल्ड सत्याग्रह। The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. Or if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. सही बात है, ये भी लिखा है, बस सिंपल शब्दों में लिखा है कि सत्याग्रही वुड नॉट डू वायलेंस। तुम बोल रहे हो फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी, सेम ओनली। ये इजी पीजी है क्योंकि हमने समझा और अपने दिमाग से लिखा है, करेक्ट। हमें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें पता है कि सत्याग्रह का मतलब है वी हैव टू सच के लिए लड़ना है। अरे दिमाग में सोचो, बड़ी बड़ी बातें करनी है, सच के लिए लड़ेंगे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पास सोल की ताकत है, मॉरल फोर्स है, समझ गए। सत्याग्रह इज अ मॉरल फोर्स। मॉरल फोर्स कैसे? फिजिकल फोर्स है, डंडा लेके जा रहे हो सत्याग्रह करने, नहीं। मॉरल मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत इतने स्ट्रॉन्ग है हमारे, हम बैठे रहेंगे बिना डंडा लिए, मारते रहो तुम। मॉरल फोर्स है हमारे पास, समझ गए। दूसरा है ये, और कौन कर पाएगा? सत्याग्रही, ट्रू सत्याग्रही गांधी जी की नजर में वो ही कर सकता है जो बहुत ताकतवर हो, क्योंकि डंडा वंडा उठाने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो कायर लोग भी कर सकते हैं, लेकिन पिटने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो उनका ये है कि वीक लोगों का मेथड नहीं है सत्याग्रह, केवल बड़े यानी स्ट्रॉन्ग लोग ही कर सकते हैं इसको। चलो भाई आगे, जलियांवाला बाग में। क्वेश्चन है हाँ मैम, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन वाला, मैम इसका बी पार्ट का क्या आंसर होगा? चलो पहले 1 ही कर लेते हैं, उसका पहले बी ही कर लेते हैं, ठीक है।
हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? बताओ भाई। कस्टम मैम हेल्प तो नहीं था, हेल्प मैम इम्पैक्ट पता इतना है कि आसान थोड़ी होता तो क्या बात थी। इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट पता है। इफेक्ट्स तो पढ़ाए थे मैम मैं बट बताऊं, पढ़ाया तो होगा ही, पॉसिबल नहीं है। हाँ नहीं पढ़ाया है, याद नहीं आ रहा मेरे को भी। नहीं याद नहीं, सोच के बताना है। हाँ बताओ प्रत्युष। ma'am, villages were called upon to supply soldiers and that engaged the villagers. That was one of the driving forces to fight against the अभी अभी पढ़ाया मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे होता है, अभी अभी बोल रहे हो। मैम इनको मैम लगा लोग था कि बहुत अगर हम इनकी हेल्प करेंगे तो हमें थोड़ी सी आजादी मिल जाएगी, मतलब फ्रीडम मिल जाएगी, थोड़ी सी आजादी, मतलब हाँ थोड़ा सा नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मुझे बस सुन के थोड़ा मतलब अच्छा सा लगा। मेरे पास एक हाँ बोलो। अभी अभी तो पढ़ा है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अरे भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम्हें जो पता है उससे आंसर क्यों नहीं बना देते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा फोर्स रिक्रूटमेंट किया, हमसे ज्यादा टैक्स वसूला, इन सब चीजों से लोग गुस्सा हो गए, है कि नहीं? उससे लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि दीज आर नॉट द पीपल, दे डू नॉट वांट आवर वेलफेयर। क्योंकि जब उन्होंने वॉर के बाद डैमेज भी कंट्रोल किया तो सबसे पहले अपनी कंट्री में किया, करेक्ट, और उसका बर्डन उन्होंने हमारे ऊपर डाला। हम ये सोच रहे थे दैट दे वुड गिव समथिंग, दे वुड गिव us some freedom after that, but after that they came up with a Rowlatt Act। बोलते क्यों नहीं हो? मैम तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो इम्पैक्ट्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के वो सब लिख दें एंड कह दें कि इससे इनसे हमारे अंदर एक फीलिंग आ गई कि हमें चाहिए आजादी क्योंकि तुमने इतना बुरा किया हमारे साथ। ये तो एक तरीका है। इसको अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारी जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ रही थी, बिकॉज अभी उसमें मैंने टाटा टिस्को का एग्जांपल दिया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है कि नहीं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिंस ब्रिटिशर्स का मेजर फोकस वॉर पर था, तो एंड एट दैट टाइम हमारी जो इंडस्ट्रीज थी और हमारे जो नेशनल मूवमेंट था उसने जोर पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल उस समय होम रूल हुआ था 1916 में, समझ गए? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्योंकि उनका फोकस उस तरफ था, थोड़ा सोचा भी तो करो। नेशनल मूवमेंट जो है उसने हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो गए ना, इंडस्ट्रीज वगैरह बाकी सारी चीजों में। हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने लगे अपने फायदे के लिए कि हम थोड़े ताकतवर हो जाएं इनसे लड़ने के लिए। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि उन्होंने हमें वर्ल्ड वॉर में इतना परेशान किया कि हम चाहते थे कि हमारे अंदर एक फीलिंग आ गई कि तुम तुम्हारी कंट्री के लिए इस हद तक जा रहे हो तो हमारी भी तो कंट्री है। और हमारे अंदर वो नेशनल मूवमेंट की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हो गई और हम एक मूवमेंट मास स्ट्रगल की तरफ बढ़ने लगे। और रॉलेट एक्ट तो कभी भूलना ही नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि ये उसका रिजल्ट ही था। 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 19 में रॉलेट एक्ट आया। हाँ और श्रुति बताओ कह रहे थे? कोई है ना जो कह रहा था कि मैं मुझे एक पॉइंट पता है, कौन है भाई वो? मैम मुझे भी वही वाला पॉइंट बताना था, वो प्रॉफिट वाला। हाँ ठीक है, समझ गए। तो 3 पॉइंट में आराम से बन जाएगा। छोटा बनाना है छोटा छोटा बना दो, बड़ा बनाना है बड़ा बड़ा बना दो, समझ गए? 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटिशर्स का जो मेजर अटेंशन था वो वॉर की तरफ था। तो मीनवाइल हम अपने ना तो स्ट्रगल को ही, उसके साथ साथ अपनी स्वदेशी इंडस्ट्रीज पे भी हम फोकस कर सके, उससे नेशनल मूवमेंट को हमारा थोड़ा ग्रोथ मिल गया। सेकंड पार्ट ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट किया, टैक्स वसूले और हमारे साथ इतना बुरा किया दैट वी वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल। फिर है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने वादा किया, वी वर होपिंग, ऐसा होपिंग लिखना है, वादा तो नहीं किया, we were hoping that there would be some relaxation or there would be some kind of reward from Britishers as we helped them in the world war, but they did not do it। तो उसके बाद क्या हुआ कि they gave us Rowlatt Act। तो Rowlatt Act के against there was a national movement, Rowlatt सत्याग्रह। तो उस तरह से भी हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही हमारा ग्रोथ हुआ नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता था तो इतना अंग्रेजों का जो बेनकाब हो गया चेहरा वो होता ही नहीं, है कि नहीं? वो एक्सप्लॉइट हमको कर रहे थे, बट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ज्यादा कर दिया ना, फोर्स रिक्रूटमेंट किया हमारे साथ।
जो वॉर का जितना डैमेज था वो पैसा हमसे ही वसूला, तो उनकी जो ट्रू कलर्स थे वो दिख गए हमको वर्ल्ड वॉर 1 में। वो नहीं होता तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती, और प्रॉब्लम्स से ज्यादा उनका रिएक्शन हमें दिक्कत किया। हमने उनकी हेल्प करी, हम उनके लिए वर्ल्ड वॉर में लड़े, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमको रॉल अटैक दिया। ये किस तरह का बिहेवियर है? तो अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता था तो कभी उनका ट्रू कलर सामने नहीं आता कि तुमको बिना किसी उसके पॉलिटिकल एक्टिविटी तुम करो, बस इतनी सी बात के लिए बिना ट्रायल के तुमको 2 साल के लिए अंदर कर देंगे, बड़ी बात है। उसी से ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट हुआ। और एक और पॉइंट है, अगर कोई सोच पाए तो, नहीं दो 3 काफी है। फर्स्ट मैम, पर वर्ल्ड वो वॉर में कौन सा सारी था? मेजर पावर्स आपस में लड़ रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया लड़ रहा था, रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन 9th में पड़ा, उस वक्त वो चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट के लोग भी इंस्पायर्ड हो गए कि जब इतने सारे लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, मतलब हमें भी लड़ना चाहिए। तो रशियन रेवोल्यूशन से हम इंस्पायर हो गए और नेशनल मूवमेंट पे हमने और फोकस किया। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, समझ गए? 9th में पढ़ा है ना, कब हुआ है रशियन रेवोल्यूशन? 1917। वर्ल्ड वॉर का ही टाइम है, बस कनेक्ट करना आना चाहिए, सब पहले से ही पता है। वो चीज वहां चल रही थी तब भी। बुक की तरह मत समझो ना सिचुएशन को, वहां सोचने की कोशिश करो क्या हो रहा होगा। वहां पर रशिया में भी रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, तो यहाँ के लोग देख देख के सोच रहे थे कि अच्छा उन्हें आजादी मिल गई, हम भी करेंगे मूवमेंट, हम भी लेंगे आजादी। समझ गए? तो ढेर सारे रीजन है, ये हो गया इसमें। बाय ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कर लेंगे? यस मैम। क्या होगा आंसर? मैम, नेशनलिज्म, आई मीन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के वजह से लोग बहुत एजिटेटेड थे, तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ, एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ, इसीलिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए। कोई कोई और? कोई और है जो बता सकता है? Let me just check it. This question I think is NCERT है ना ये? इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता भी नहीं है तुम लोगों को, कोई पूछ भी नहीं रहा है। मैं बस ये देख रही हूँ इसमें क्या कंटेंट देना है तुम लोगों को। कुछ नहीं है इसमें, बस बोल वचन ही है, ठीक है, कोई मैटर नहीं देना है। पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी कॉलोनीज में ऐसा क्या हुआ है? नेशनलिज्म इन कॉलोनीज, कॉलोनी कौन है? British. इंडिया और हे भगवान, ठीक है, नाम नहीं भी याद है कोई बात नहीं, याद कर भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इजिप्ट है, अफ्रीका की जितनी कंट्रीज हैं वो सारी भी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, हम लोग भी कॉलोनीज थे ब्रिटिशर्स के। नेशनलिज्म की ग्रोथ है, यानी वही जो सेकंड आंसर है वही आंसर इसका होगा, उसी तरह से लिखना है। सिंस वो इतना ऑप्रेस कर रहे थे, इतना टैक्स वसूल रहे थे, कि हमारे को नेशनलिज्म की ग्रोथ कॉलोनीज में हो गई, और कॉलोनीज के लोग आपस में एक दूसरे से अटैच्ड, यूनाइटेड स्ट्रगल, रिमेंबर यूनाइटेड स्ट्रगल इज द की वर्ड, क्योंकि वो सब लोग को परेशान कर रहे थे, तो यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से सब लोग इतने ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग करने लगे कि वो उनके खिलाफ मूवमेंट करने लगे। इन दैट वे मान्या यू वुड बी करेक्ट। थॉट आंसर इसका थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होगा, बट इसमें मैंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को इन्होंने ऑप्रेस किया, उनको परेशान किया, तो कहानी बस कहनी है कि सबका यूनाइटेड स्ट्रगल था, सबको टैक्स वैक्स वसूलना पड़ा, और फिर धीरे धीरे सारी ही जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब कि कॉलोनियल रिजीम के अगेंस्ट, समझ गए? क्योंकि कॉलोनीज में नेशनलिज्म की फीलिंग आते ही वो एंटी हो गए, किसके? कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स के। उनको लगा कि ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उसके पहले तक तो देखो, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि जब 1885 में कांग्रेस बनी थी, या उसके पहले जब ब्रिटिशर्स नए नए आए थे,
लोग उन्हें अच्छा समझते थे, समझ गए। इंडिया में कुछ इतने पढ़े लिखे लोग थे who used to think कि यार ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारा भला करने आए हैं, इतने अच्छे खासे दिखते भी हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उनको मॉडर्न चीजें आती हैं, ये हमें मॉडर्न कर देंगे, समझ गए। उन्हें ये नहीं पता था कि ये मॉडर्निटी के पीछे एक फसाड है, फिस्कल इंपीरियलिज्म यानी पैसे वसूलने वाली, कि हमारी भोलेपन का फायदा उठा के हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे, अपने घर में जाके ढेर सारा सामान बनाएंगे और वही सामान महंगा करके हमको कंट्री में आके बेचेंगे। ये किसी को पता नहीं था, तो क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, हम ये देख ही नहीं रहे थे कि उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया हुआ है, हम उनके गुलाम हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तब हमको ये लगा कि हमको इनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारे खिलाफ खड़े हैं। समझ आ गया या? अरे आ गया तो बताओ। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. थर्ड है व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट। ये तो कर ही लोगे कि रॉलेट एक्ट से क्यों गुस्सा थे लोग, क्योंकि रॉलेट का प्रोविजन लिखना है, विदाउट ट्रायल बंद कर देते हैं, और ये फ्रीडम के अगेंस्ट था, तो इस वजह से थे। व्हाई गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन, सबको पता है। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में गोरखपुर में, जहां पर 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था थाने के अंदर, और वो वायलेंट था। गांधी जी ने दुखी होकर के ये विथड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि अभी तक लोगों ने ट्रू सत्याग्रह का मतलब सीखा नहीं है। सत्याग्रही तो नॉन वायलेंट होता है, तो क्यों वायलेंस किया, इसीलिए उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। नेक्स्ट इसमें लिखने हैं। दूसरा रीजन ये होगा कि जो मास बेस्ड मूवमेंट होता है उसको लंबे टाइम तक चला पाना ऑलरेडी मुश्किल होता है, समझ गए, ये लिखना है। और तीसरा ये लिखना है that people were tired of the long struggle and they Congress wanted to rest, और कांग्रेस वांटेड टू री-स्ट्रेटेजाइज और इन्वेंट न्यू स्ट्रेटेजी। ये 3 पॉइंट इसमें लिखना है, इसीलिए गांधी ने विथड्रॉ किया। अगला साइमन कमीशन कर लोगे, जालियांवाला बाग मैसेकर कर लोगे, करेक्ट। साइमन कमीशन के बारे में सब पता है, आज ही रिवाइज कराया है। जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में सब पता है कि जलियांवाला बाग अमृतसर में है, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में एक ही गेट था, वो गेट को लॉक करा के जनरल डायर आए थे, उन्होंने ओपन फायरिंग कराई, हंड्रेड्स वर किल्ड, है कि नहीं ओपन फायरिंग में। यही लिखना है, लिख लोगे साइमन Yes, ma'am. कमीशन। फिर उसके बाद में है भारत माता की इमेज को जर्मेनिया से कंपेयर करना है, कर लोगे। जर्मेनिया जर्मन एलिगरी है, भारत माता की जो इमेज है वो एस्थेटिक फिगर है, सन्यासी का रूप है, स्पिरिचुअल है। जर्मेनिया जो है इंस्टेड हेरोइक है, वैल्वर करेज को रिप्रेजेंट करती है, स्पिरिचुअलिज्म को नहीं करती। कर लोगे? हाँ बोलो या ना? Yes, ma'am. पक्का? सो ऑन दैट नोट गाइज, आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। अभी मैं देखो तुम लोगों को एक एक मार्कर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो चलो जब करेंगे तब कर लेंगे, वरना बहुत इजी है। जस्ट टू गिव यू मैम टेस्ट कब है? कल? टेस्ट कल है। जस्ट टू गिव यू मैम टाइम 6:30 to 7:30। कल का टेस्ट 6:30 to 7:30 है। 9 की वजह से थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा। ये देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर के या एमसीक्यूज आएंगे। महात्मा गांधी ने क्वेश्चन है कि खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया? अली ब्रदर, मोहम्मद अली, शौकत अली। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए। सब पढ़ा है ना तुम लोगों ने। महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज के किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि ये डोमिनियन स्टेटस का ऑफर कौन से लॉर्ड ने दिया था? अरे पढ़े लिखे लोगों, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर इरविन ने दिया था गांधी जी को। पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया गया? मैम आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया गया? 1929 पढ़ाया है, लाहौर सेशन। हम लोग को 1 मार्कर करने ही पड़ेंगे, वरना तुम लोग तो फिर सब नाव डुबो दोगे। एनीवे बट क्वेश्चंस वुड बी वेरी इजी जो बोर्ड में आएंगे, ये जो बीच वाला आना है दिसंबर वाला। सो डू नॉट थिंक कि नहीं बहुत पढ़ना है, लिमिटेड ही करना है, लेकिन जितना चैप्टर है इसको एक बार जाके रीड करो और एनसीईआरटी क्वेश्चन को ढंग से करो। कहीं पर अगर कोई डेट दिख जाती है या कोई नेम दिख जाता है तो उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया, बताओ किसने किया? हम पहले बंगाल ने किया था, फिर गांधी जी। स्वराज फ्लैग, इंडियन फ्लैग नहीं। स्वराज फ्लैग जो नाम है वो गांधी जी ने डिस्कवर किया है।
नेशनल फ्लैग एक स्वदेशी के टाइम पे भी बनाया गया था, पर उसका नाम स्वराज फ्लैग नहीं था। स्वराज फ्लैग गांधी जी ने डिस्कवर किया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर बुक में कहीं दिख जाए तो उसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। चलो भाई, तो ऑन दैट नोट गाइस, सुनते उनते हो तुम लोग? आधे लोग क्लास में कोई जवाब तो कुछ देता नहीं है, सोते तो नहीं रहते हो तुम लोग? मैम सुन रहे हैं। अरे तुम तो सुन रहे हो, बाकियों को मैं सोच रही हूँ। श्रेय क्लास में हो? बस सुनते तो हैं, मैं वैसा नहीं है, बीच में आंसर भी देता हूँ।